नमस्कार साथियों, महिला परीक्षा की तैयारी से संबंधित वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यह हमारा जो है मॉक टेस्ट 5 है और इसमें हम जो है सीरीज में देख रहे थे पोषण एवं स्वास्थ्य से 10 प्रश्न, कंप्यूटर जीके से 10 प्रश्न और बाल विकास से यहाँ पे 10 प्रश्न। टोटल जो है 30 आईएमपी प्रश्नों का ये सेट है। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथियों, अगर आप इससे संबंधित पिछला पार्ट का वीडियो देखना चाहते हो तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, जहाँ पर आपको पिछला पार्ट के वीडियो के साथ साथ आपको जो है यहाँ पे एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जो है महिला परीक्षा की तैयारी संबंधित और मध्य प्रदेश महिला परीक्षा की तैयारी संबंधित वीडियो का जो प्ले लिस्ट मिलेगा, जहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक से वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो है सेट मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला जो प्रश्न है वह है पोषण एवं स्वास्थ्य से वयस्कों में आयोडीन की कमी खारिज खान उत्पन्न कर सकती है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन आप जरूर देखिए, वयस्कों में जो है आयोडीन की कमी क्या उत्पन्न कर सकती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, घेंघा और उसकी जटिलताएं। घेंघा रोग उत्पन्न कर सकती है आयोडीन की कमी से। दूसरा है, यदि गर्भावस्था में विशेष रूप से कैलोरी की मात्रा बहुत कम हो तो कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क को ऊर्जा की आपूर्ति घट जाती है और जिससे मस्तिष्क का विकास कम होना संभव है। तो कैलोरी की मात्रा जो है कम हो जाने से जो है कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, यही इसमें बताना है। चारों ऑप्शन है आपके सामने। तो राइट आंसर हो जाएगा वो है कीटोसिस। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? कीटोसिस कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, शिशु के जो है मस्तिष्क को ऊर्जा की आपूर्ति घट जाती है। किसके कारण? कीटोसिस की वजह से। और कीटोसिस क्या होता है? कैलोरी की मात्रा की कम की वजह से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा नहीं होता है? तो कौन सा रोग है जो जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता है? तो ऑप्शन डी, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है जीवाणु के द्वारा नहीं होता है, ये वायरस के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न है, खसरे के संबंध में इनमें से किसे छोड़कर से सभी सत्य है? तो इनमें से कौन सा छोड़कर सभी जो है सत्य है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीयक आक्रमण जो है, द्वितीयक आक्रमण दर 30%, ये सभी इसको छोड़कर जो है से सभी सत्य है खसरे के संबंध में। अगला प्रश्न है, जब गर्भवती महिला प्रसव पूर्व परीक्षण करवाती है तब चिकित्सक किस संभावित समस्या की तलाश में नहीं होते हैं? तो चिकित्सक जो है किस संभावित समस्या की तलाश में नहीं होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, गलसुआ, मम्स, इस समस्या की तलाश में नहीं होते हैं, बाकी सभी वो देखते हैं। अगला है, मुख्य और सबसे दक्ष प्रोविटामिन ए या कैरोटीनॉइड है? सबसे दक्ष जो है प्रोविटामिन ए या कैरोटीनॉइड, इनमें से कौन सा है? तो वह है ऑप्शन बी, बीटा कैरोटीन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईसीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु फोलेट की अनुशंसित आहारीय अनुमति कितनी है? तो फोलेट की यहाँ पे अनुशंसित आहारीय अनुमति देखना है आईसीएमआर 2010 के अनुसार। तो राइट आंसर है वो है 500 माइक्रोग्राम प्रति दिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालयी आयु वाले अप्रतिरक्षित बच्चे प्रायः वैक्सीन निरोधित रोगों जैसे डिप्थीरिया, खसरा और पोलियो आदि से सुरक्षित क्यों रहते हैं? तो क्यों रहते हैं? तो प्रश्न को अच्छे से देखिएगा और समझने के प्रयास कीजिएगा। तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि अधिकांश बच्चे इन रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षित होते हैं। इसलिए सुरक्षित रहते हैं क्योंकि अधिकांश बच्चे इन रोगों के विरुद्ध क्या रहते हैं? प्रतिरक्षित, यानी कि उनको जो वैक्सीन लगा हो चुका होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रसव पूर्व विकास का अभिलक्षण है? तो कौन सा है जो प्रसव पूर्व विकास का अभिलक्षण है? तो सभी हो जाएगा, यानी कि यह मानव जीवन काल की सबसे छोटी अवस्था है, यह मानव विकास की बेहद नाजुक अवस्था है और यह वह अवस्था है जिसके दौरान अधिकांश विकास सबसे तेज गति से होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे छोड़कर शेष सभी रोगों के संचरण के साथ वाहक संबंधित है? तो इनमें से कौन सा रोगों को छोड़ के, कौन से रोगों को छोड़कर जो है रोगों के संचरण के साथ वाहक संबंधित है? तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, खसरा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर से। इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला जो है मानक प्रोटोकॉल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए TCP/IP। ये जो है इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला जो है प्रोटोकॉल है, TCP/IP जिसको बोला जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को क्या कहते हैं? जो पहला प्रदर्शित पेज होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन सी होम पेज कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक सेट करता है जो कि वेब आधारित सूचनाओं को एक्सेस करती है? तो कौन सा जो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक सेट करता है? तो राइट आंसर है वो है HTTP। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गूगल, याहू, MSN, नेटस्केप, नेविगेटर इत्यादि वेबसाइट है। तो इत्यादि वेबसाइट किस प्रकार के वेबसाइट है? तो वो है ऑप्शन डी सर्च इंजन है। गूगल, याहू, MSN, नेटस्केप, नेविगेटर ये सब क्या है? सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम है जो वेब पर विशिष्ट खाली स्थान को पहचानने के काम में आता है। तो वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम है जो वेब पर विशिष्ट किसको पहचानने के काम में आता है? तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए लिंक को पहचानने के काम आता है। अगला प्रश्न है किसी भी शैक्षणिक संस्थान को सामान्य रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा डोमेन नेम प्रयुक्त होता है? शैक्षणिक संस्था के जो है पहचान के लिए कौन सा डोमेन नेम प्रयुक्त किया जाता है वेबसाइट जब बनाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है edu.edu। ये जो है शैक्षणिक संस्था की वेबसाइट के लिए जो है ये डोमेन नेम प्रयोग होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग संकेतों को डिजिटल में परिवर्तित करने तथा डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में पुनः बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनालॉग से डिजिटल में प्रयोग मतलब परिवर्तित करना और डिजिटल से एनालॉग में परिवर्तित करना, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है ऑप्शन सी मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन। एनालॉग से डिजिटल में और डिजिटल से एनालॉग में इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वेब ब्राउजर में अंकित होने वाले वेब एड्रेस को आगे IP एड्रेस में अनुवादित कर लिया जाता है। यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये कार्य जो है किसके द्वारा किया जाता है? वो है डोमेन नेम सिस्टम द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण है। तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन इसके लिए जो प्रयोग होने वाला उपकरण इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर है वो है मॉडेम। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वाईफाई का पूरा नाम है। तो वाईफाई का पूरा नाम बताना है। तो वाईफाई का पूरा नाम है ऑप्शन बी वायरलेस फिडेलिटी। ये वाईफाई का पूरा नाम है। चलिए अब देखते हैं बाल विकास से प्रश्न। कक्ष में अधिगम करने का महत्वपूर्ण नियम है। तो प्रश्न को अच्छे से देखिएगा साथियों। कक्ष में जो है अधिगम करने का महत्वपूर्ण नियम इनमें से कौन सा है? तो वह उपस्थिति का नियम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रायड ने विकसित किया। तो फ्रायड ने क्या विकसित किया? वो है ऑप्शन डी मनोविश्लेषणवाद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो बालक की किस अवधि तक मानी जाती है? तो राइट आंसर है वो है 2 से 7 वर्ष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय जो है किसको जाता है? तो वो है ऑप्शन ए पियाजे। अगला प्रश्न है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो उसे कौन सी अवस्था कहते हैं?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो किसके द्वारा की गई है? बच्चों में जो है बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है? तो वो है ऑप्शन डी पियाजे द्वारा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो कौन सी अवस्था में? तो वह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 11 वर्ष से वो ऊपर। तो इस अवस्था में जो है बच्चा जो है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चारों ऑप्शन इसमें जरूर देखना। तो वह है बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से जो है कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन इनमें से कौन सा है? तो घटना और वस्तुओं के बारे में जो है एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। तो पियाजे के चरणों के संबंध में इनमें से सही कथन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है मूर्त संचालन प्रक्रिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं में बालकों की विषयगत योग्यता को भली भांति विकसित किया जा सकता है। प्राथमिक कक्षाओं में बालकों की विषयगत योग्यता को जो है भली भांति विकसित किया जा सकता है। तो क्या चीज का प्रयोग करके? तो राइट आंसर है वो है मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में कक्षा शिक्षण करके। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में जो है कक्षा शिक्षण करके, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। मिलते हैं इस तरह और अगले वीडियो के साथ।